NCERT book Social and Political Life, Class 7, Chapter 1 on Equality, Part 2. Recognizing Dignity. अब यहाँ पे बच्चों रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी मीन्स गौरव, जो जैसे अब वाल्मीकि और अंसारी के गरिमा, डिग्निटी को क्या कहते हैं, गरिमा, है ना। उनके संग जो व्यवहार हुआ था उसकी वजह से उनकी गरिमा को ठेस पहुंची थी। ठीक है, तो उसी के बारे में अब हम यहाँ पे जानेंगे। You have understood by now that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally. अब बच्चों इस चीज से आप समझ गए होंगे, जो आपने पहले दो स्टोरीज पढ़ी थी उससे आप समझ गए होंगे कि इस तरह का व्यवहार सिर्फ इस वजह से होता है कि इंसान का जन्म कहाँ हुआ है ना, किस जाति में हुआ है, वो किस धर्म को मानता है, वो किस बैकग्राउंड से है, मतलब निम्न जाति का है, उच्च जाति का है ना, उच्च वर्ग का है, और वो मेल है या फीमेल है। सिर्फ इस वजह से ही ये जो भेदभाव है वो किया जाता है, लोगों को अनइक्वली, है ना, असमानता से ट्रीट किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड unequally on the basis of differences of caste and religion. अब ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी जो थे उनके संग जो भेदभाव हुआ वो कास्ट के बेसिस पे हुआ और रिलीजन के बेसिस पे हुआ। ठीक है, अब ये तो आप समझ ही गए होंगे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के संग क्या व्यवहार किया गया, कास्ट से, है ना, जातिगत भेदभाव, और अंसारीज के संग जो भेदभाव किया गया वो धर्म के आधार पे था। ठीक है, when persons are treated unequally, जब कोई इंसान को, जब किसी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है ना, अनइक्वली उसे ट्रीट किया जाता है, तो उसकी जो डिग्निटी है वो आघात होती है ना, उसकी जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वॉज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। अब जिस तरीके का व्यवहार ओम प्रकाश और अंसारीज के संग किया गया था उसने भी उन दोनों की गरिमा को ठेस पहुंचाई थी। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट। अब ओम प्रकाश वाल्मीकि की सिर्फ जाति की वजह से उनको स्कूल साफ करने के लिए कहा गया, है ना। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील। अब जब वाल्मीकि स्कूल में झाड़ू लगा रहे थे तो उनके जो स्कूलमेट्स थे, है ना, जो उनके संग के पढ़ने वाले थे और जो टीचर्स थी, उनकी वजह से उनको, उनकी गरिमा को बहुत ज्यादा ठेस पहुंची थी और उनको ये फील करवाया गया था कि ही वॉज लेस देन इक्वल टू ऑल अदर स्टूडेंट्स इन द स्कूल, के स्कूल में और जितने बच्चे हैं वो उनके मुकाबले नीचे हैं, है ना, कम है, अनइक्वल है। Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. अब ये सब इंसिडेंट जब हुआ था जब वो बहुत छोटे थे, और इस चीज का जवाब देने के लिए वो उस टाइम पे बहुत छोटे थे, राइट। इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप। अब वो उनके फादर थे जिन्होंने झाड़ू लगाते हुए अपने बेटे को स्कूल में देखा था, फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, और जिसकी वजह से वो इस असमानता की वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा भी थे, एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स, और उन्होंने अपने जो विचार थे वो खुलकर टीचर्स के सामने रखे थे, है ना, अपनी नाराजगी जताई थी। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ड व्हेन persons refused to lease their apartments to them। जब अंसारीज को भी किराए पर रहने के लिए मकान नहीं मिल रहा था, है ना, कई सारे लोगों ने मना कर दिया था, तो उनकी भी गरिमा को ठेस पहुंचा था। हाउ एवर वेन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड दैट दे चेंज देयर नेम, जब प्रॉपर्टी डीलर ने सुझाव दिया था कि वो अपना नाम चेंज कर लें, इट वॉज देयर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट दैट मेड देम रिफ्यूज दिस सजेशन। वो
लेकिन उन्होंने अपनी गरिमा को ध्यान में रखकर, अपने आत्मसम्मान को ध्यान में रखकर उनके सुझाव को मना कर दिया था, है ना, रिजेक्ट कर दिया था। ओम प्रकाश एंड अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। ओम प्रकाश और अंसारी इस तरीके का व्यवहार डिजर्व नहीं करते थे, ऐसा ये व्यवहार उनके संग नहीं होना चाहिए था। दे डिजर्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। वो बिल्कुल वही सम्मान और बिल्कुल वही गरिमा डिजर्व करते हैं, बिल्कुल उसके अधिकारी हैं जैसे कि बाकी लोग। अब बच्चों आप यहाँ पे देखो, राइट साइड में यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दिखाई गई हैं। ये है दीवार फिल्म थी 1975 में, जिसमें एक जो बॉय है वो क्या काम कर रहा है, शू शाइन का, ठीक है। और उसने वो अब पहली पिक्चर में आप देखो वो जूते साफ कर रहा है, ठीक है। फिर आदमी ने उसको जो पैसे थे वो फेंक कर दिए उसके काम के लिए, लेकिन उस बच्चे ने उसके इन पैसों को रिफ्यूज कर दिया, ठीक है, मतलब मना कर दिया लेने से, क्योंकि उसको ऐसा लगा लड़के को कि उसकी जो गरिमा है उसको ठेस पहुंच रही है, ठीक है। तो उसने अपने फिर पैसे रिस्पेक्टफुली लिए उस आदमी से। तो इससे हमें क्या पता चलता है, ये है तो बच्चों एक फिल्म का सीन है यहाँ पे जो आपको पिक्चर्स में दिखाया गया है, बट ये आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है कि अगर हम अगर हमसे कोई छोटा काम कर रहा है ना, चाहे वो जूते साफ करने का हो या फिर साफ सफाई का हो, झाड़ू लगाने का हो, पोछा लगाने का हो, लेकिन वो अपनी डिग्निटी के संग उसे कर रहा है ना, और हम उसकी डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचा सकते हैं, है ना, वायलेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अपना काम कर रहा है और हमें उसको उसके पैसे उसे बिल्कुल रिस्पेक्टफुली देने चाहिए, ठीक है। नाउ इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। अब बच्चों जो समानता है वो हमारे इंडियन डेमोक्रेसी में क्या इम्पोर्टेंस रखती है उसको हम समझेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, ये हमारा क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, भारत का संविधान, जिसमें लोगों के क्या क्या राइट्स हैं, क्या अधिकार है, ठीक है, क्या कार्य प्रणाली है इसकी, इसमें वो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप इक्वालिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो आप इक्वालिटी देखो, ठीक है, ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है, जिसमें सबको इक्वल माना गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। हमारा जो भारत का संविधान है उसमें सभी को, हर एक नागरिक को बराबर माना गया है, यानी एक समान माना गया है। दिस मीन्स that every individual in country, including male and female persons from all caste, religion, tribe, educational and economic backgrounds, are recognized as equal। जिसका मतलब है कि देश का हर एक नागरिक, जो कि चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, ठीक है, वो शिक्षित हो या नहीं हो, और उसका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कैसा है, उन सभी को इक्वल माना गया है, ठीक है, सभी को एक समान माना गया है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट। अब लेकिन संविधान में सबको इक्वल माना गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनइक्वालिटी यानी असमानता पूरी तरह से खत्म हो गई है। इट डजेंट, वो खत्म नहीं हुई है। बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्संस इज रिकॉग्नाइज्ड। लेकिन कम से कम जो भारत का संविधान है ना, जो लोकतंत्र है, उसमें कम से कम जो प्रिंसिपल माना गया है, जो आधार माना गया है, वो क्या है लोकतंत्र का, इक्वालिटी, कम से कम उसमें तो समानता मानी गई है, ठीक है। While earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment। अब बच्चों पहले के टाइम में, यानी आज़ादी से पहले के टाइम में, जब लोगों के संग किसी तरह का भेदभाव किया जाता था, है ना, कोई उनके संग गलत व्यवहार करता था, तो उनको ट्रीट नहीं करता था सही तरीके से, तो इस चीज़ को लेकर के पहले कोई लॉ नहीं बने थे,
ऐसा कोई कानून पहले बना नहीं था कि वो जा कर के वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराए, है ना, और उस पे वो अपना स्टैंड ले सके. नाउ देयर आर सेवरल दैट वर्क टू सी दैट पीपल आर ट्रीटेड विद डिग्निटी एंड एज इक्वल्स. लेकिन अब के टाइम में ऐसे कई तरह के कानून बन गए हैं जो लोगों की डिग्निटी को और लोगों को क्या करते हैं, इक्वल मानते हैं. ठीक है, और उस पर वो एक्शन भी लेते हैं. ठीक है. This recognition of equality includes some of the following provisions in the Constitution. अब बच्चों हमारे संविधान में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वालिटी को लेकर जो भी नियम बनाए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं. फर्स्ट, पहला है दैट एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर द लॉ. यानी कानून की नज़र में हर एक जो पर्सन होगा, हर एक इंडिविजुअल को समान माना जाएगा, इक्वल माना जाएगा. What this means is that every person, from the president of the country to Kanta, a domestic worker, has to obey the same laws. इसका मतलब क्या है कि हर एक आदमी, चाहे वो देश का राष्ट्रपति हो, है ना, प्रेसिडेंट हो, या फिर कांता जैसी डोमेस्टिक वर्कर हो, उन सभी को, है ना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, किसी भी लेवल पे वो काम कर रहे हो, ये मायने नहीं रखता, बल्कि ये सभी एक ही कानून को मानेंगे. ठीक है. सेकंड, दूसरा रूल क्या बनाया गया है, नो पर्सन कैन डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजियन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और वेदर दे आर फीमेल और मेल. दूसरा है कि किसी के भी संग उसकी जाति, उसके धर्म, उसका वंश, उसके जन्म लेने के स्थान और फिर उसके जेंडर के अकॉर्डिंग उसके संग भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी तरह का. ठीक है. तीसरा है एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप एंड मार्केट्स. यानी हर एक इंसान जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, है ना, जितने भी सार्वजनिक स्थान है, जैसे कि कोई भी मैदान हो गया, होटल हो गए, है ना, दुकानें हो गई, बाजार हो गए, उनको वो यूज कर सकता है ना, वहां पर जा सकता है, कोई उन्हें वहां पर जाने से नहीं रोक सकता. ऑल पर्सन कैन यूज पब्लिकली अवेलेबल वेल्स, रोड्स एंड बाथिंग घाट्स. जितने भी नहाने के स्थान बनाए गए हैं, यानी कि घाट, और जितनी सड़कें हैं, जितने कुएं हैं, वो सब इनको बिना रोक टोक के यूज कर सकते हैं. फोर्थ और चौथा मेन पॉइंट इसका क्या है कि अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश्ड. यानी कि जो छुआछूत है, ठीक है, अनटचेबिलिटी यानी कि छुआछूत को खत्म किया गया है. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए बच्चों आप इन दो फिगर्स में देख सकते हो कि यहाँ पर ये जैसे अलग इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है ना. ये लेडी इनको पानी नहीं दे सकती लेकिन इन महाशय को दे सकती है ना. कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप में खाना खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, लेकिन ये बच्चा नहीं कर रहा है, तो ये हमें क्या शो करता है कि वो नीची जाति का है ना, अलग कास्ट का है, तो हम उसके संग खा नहीं सकते, उसे छू नहीं सकते. तो इसीलिए ये चीज गलत है, जिसके लिए अनटचेबिलिटी को अबॉलिश किया गया है. ठीक है. आगे है द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राई टू इम्प्लीमेंट द इक्वालिटी दैट इज गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज. अब बच्चों हमारा जो शासन है, जो हमारी सरकार है, उसने समानता के अधिकार को, जो इक्वालिटी है उसके अधिकार को लागू करने के दो उपाय दिए हैं, जिसमें से पहला है थ्रू लॉज. एक तो कानून के द्वारा समान अधिकार. ठीक है. दूसरा एंड सेकंड थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड और स्कीम्स टू हेल्प डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज. पहला हो गया लॉ और दूसरा क्या है, गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम, यानी कि सरकार द्वारा बनाई गई जितनी योजनाएं हैं, है ना, जितने कार्यक्रम हैं, वो सब उन लोगों के लिए है जिनको पूरी तरीके से फैसिलिटीज नहीं है. ठीक है, किसी चीज के लिए. देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्ट एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली. अब हमारे भारत में कई ऐसे कानून बना दिए गए हैं जिससे कि हर एक आदमी के हर एक आदमी का जो अधिकार है वो इक्वली ट्रीट किया जाए. ठीक है. In addition to laws, the government has also set up several schemes
to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several centuries. अब बच्चों, कानून के साथ साथ, ये तो कानून की बात हो गई, अब कानून के साथ साथ सरकार ने ऐसे कार्यक्रम, ऐसी योजनाएं बनाई हैं कि वो उन लोगों की मदद कर सके जो सैकड़ों सालों से, है ना, सैकड़ों वर्षों से किसी एक कम्युनिटी को, है ना, जैसे कि मतलब अब नीची जाति के लोग हैं या दलित्स हो गए, है ना, उनको अधिकार नहीं थे, समान अधिकार प्राप्त नहीं थे, तो ऐसे लोगों को जो मतलब पहले से चला आ रहा है उस चीज को खत्म करके उनको उनके अधिकार दिए जाए। ठीक है, इसीलिए सरकार ने ये योजनाएं बनाई। These schemes are to ensure greater opportunity for people who have not had this in the past. अब उन लोगों को ये अधिकार दिया गया है कि पहले उनको जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है वो अब प्रेजेंट टाइम में, है ना, अभी के टाइम में उनको या भविष्य में उन्हें वो पूरी तरीके से मिल सके। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब स्कीम्स क्या क्या बनाई है बच्चों, जैसे आप इस इमेज में देख सकते हो, जीरो हंगर। ठीक है, एक तो ये है जिसमें क्या एम है कि बच्चों को जो भूखे हैं, जिन्हें खाना नहीं मिल पाता है, उन्हें वो खाना दे सके, एक तो ये ठीक है स्कीम हो गई। और कई तरह की स्कीम्स हैं, जैसे कि किसानों के लिए कई स्कीम्स कर दी गई हैं, और जो गरीब हैं जिन्हें राशन नहीं मिल पाता है, जिनकी शिक्षा नहीं है, जिनकी जो माँ बाप अपने बच्चों की शादी नहीं करवा सकते, जैसे कि आप बच्चों लाडली स्कीम के बारे में भी जानते होंगे, है ना, इस तरह की कई स्कीम सरकार ने बनाई हैं। ठीक है, शिक्षा को लेके भी कई बनाई है। तो उन्हीं सब जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिन्हें अधिकार नहीं है, जो मतलब उस चीज को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कि किसी इक्वल को, जो मतलब बड़े लोगों के पास है, जिनके पास पैसा है, वो गरीब के पास नहीं है, है ना, यहाँ तक शिक्षा जैसी चीज भी और खाने जैसी चीज भी। तो इसीलिए सरकार ने उनके लिए, उनकी मदद के लिए वो योजनाएं बनाई हैं। ठीक है, one of the steps taken by the government includes the midday meal scheme. अब बच्चों, जब योजनाएं शुरू की गई, है ना, लोगों की मदद के लिए, तो उसमें एक पहला कदम क्या था कि मिड डे मील का, मिड डे मील यानी दोपहर का भोजन। ठीक है, ये योजना बनाई गई। दिस रेफर्स टू द प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल्स टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। अब जितने भी एलिमेंट्री गवर्नमेंट स्कूल थे, है ना, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल थे, उसमें बच्चों को दिन का खाना दिया गया। तमिलनाडु वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। अब भारत में इस योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य था तमिलनाडु। ठीक है, पहला राज्य था तमिलनाडु। एंड इन 2001 द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स टू बिगिन दिस प्रोग्राम इन देयर स्कूल्स विद इन 6 months। 2001 में जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने ये देश के सभी राज्यों को आदेश दिया कि वो हर राज्य के सरकारी स्कूल में 6 महीने के अंदर अंदर इस योजना को लागू करें। ठीक है, शुरू करने का आदेश दिया गया। दिस प्रोग्राम हैज हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स। अब बच्चों, ये योजना शुरू जब करी गई तो उसके बाद इसके कई पॉजिटिव इफेक्ट सामने आए, है ना, अच्छे नतीजे सामने आए, जिसे हम पढ़ेंगे। These include the fact that more poor children have begun enrolling and regularly attending school. अब जितने भी इससे क्या फर्क पड़ा इस योजना से, कि जितने भी गरीब बच्चे थे वो स्कूल में प्रवेश लेने लगे, है ना, एडमिशन लेने लगे, और साथ ही साथ वो स्कूल को अटेंड भी करने लगे, मतलब रोज स्कूल भी आने लगे। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। अब टीचरें बताती थी पहले कि पहले जब इस स्कीम से पहले जो बच्चे थे वो दिन के खाने के लिए अपने घर जाते थे, एंड देन नॉट रिटर्न टू स्कूल, लेकिन वो वापस स्कूल नहीं आते थे। बट नाउ विद द मिड डे मील बीइंग प्रोवाइडेड इन स्कूल देयर अटेंडेंस हैज इम्प्रूव्ड। लेकिन जब मिड डे मील उन्हें मिलने लगा, दिन का खाना स्कूल में, तो उनकी जो अटेंडेंस थी वो उसमें इम्प्रूवमेंट आई, वो रोज स्कूल आने लगे। ठीक है, देयर मदर्स हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो।
अब उनकी जो मम्मियाँ थी वो अपने काम को छोड़ के उन्हें दिन का खाना देने के लिए घर जाती थी, तो उन्हें भी डिस्टरबेंस होती थी। तो अब क्या हुआ कि जब उनको स्कूल में ही खाना मिलने लगा तो वो ऐसा करना भी छूट गया, है ना। उन्हें जरूरत नहीं पड़ी अब घर जाने की, वो अपने काम में बिजी रह सकती थी और बच्चे अपना स्कूल में। This program has also helped reduce caste prejudices because children of all castes in school eat this meal together. अब इस प्रोग्राम ने, इस योजना ने जो जातिगत भेदभाव था उसको भी काफी हद तक कम करा, क्योंकि क्या होता था कि जो नीची जाति के लोग थे, है ना, जैसे कि दलित्स हो गए, वो साथ में बैठ के उनके संग खाना नहीं खा सकते थे। तो इस वजह से क्या किया गया कि उन सभी बच्चों को ये जो मिड डे मील दिया जाता था उन्हें एक साथ एक ही जगह पर बिठा के खिलाया जाता था। एंड इन क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड टू कुक द मील। और कई जगहों पर ऐसा भी हुआ कि इस खाने को बनाने के लिए एक दलित महिला को रखा गया। ठीक है। द मिड डे मील प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प रिड्यूस द हंगर ऑफ पुअर स्टूडेंट्स who often come to school and cannot concentrate because their stomachs are empty. अब इस मिड डे मील के स्कीम के द्वारा जो गरीब बच्चे थे उनकी भूख मिटी, जिसकी वजह से जो उनका फोकस था पढ़ाई पर वो पूरी तरीके से आ पाया, क्योंकि पहले जब वो खाली पेट रहते थे तो वो अपना जो ध्यान है वो पढ़ाई पर नहीं दे पाते थे, लेकिन मिड डे मील के द्वारा वो पूरा किया गया। ठीक है। अब नीचे बच्चों यहाँ पे देखो लिखा गया है व्हाट इज द मिड डे मील प्रोग्राम। आपको यहाँ बताना है कि मिड डे मील प्रोग्राम क्या है। कैन यू लिस्ट 3 बेनिफिट। अब इसके आपको प्रोग्राम के 3 बेनिफिट क्या है। यहाँ पे आपने इतने सारे फायदे पढ़े इसके, कि इस योजना से क्या क्या फायदे हुए, उसकी आपको 3 लिस्ट बनाने हैं। हाउ डू यू थिंक दिस प्रोग्राम माइट हेल्प प्रमोट ग्रेटर इक्वालिटी। और ये समानता को किस तरीके से, समानता लाने में किस तरह से हेल्प करता है, आपको वो बताना है। फिर है फाइंड आउट अबाउट वन गवर्नमेंट स्कीम इन योर एरिया। आपके एरिया में कोई ऐसी गवर्नमेंट स्कीम आपको फाइंड आउट करनी है। व्हाट डज दिस स्कीम डू, वो क्या करती है, किसने बनाई है और उसके फायदे क्या हैं। ठीक है। While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, अब सरकार द्वारा चलाए जाने वाले जो प्रोग्राम्स हैं, जो योजनाएं हैं, वो एक अच्छा रोल प्ले करती हैं इंक्रीजिंग इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, समानता के अवसर प्रदान करने में। देयर इज मच स्टिल नीड्स टू बी डन, लेकिन उसके बावजूद भी अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। While the midday meal program has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, अब मिड डे मील के द्वारा जो बच्चे थे, गरीब बच्चे, उनका स्कूल में आना, प्रवेश लेना, उनकी अटेंडेंस अच्छी होना, ये सब चीजें तो हुई। देयर continues to be big differences in our country between schools that the rich attend and those that the poor attend. लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में ऐसे कई स्कूल हैं अभी भी कि जहाँ पर अमीर के बच्चे जाते हैं और जहाँ पर गरीब के बच्चे पढ़ने जाते हैं, दोनों में बहुत डिफरेंस है ना, बहुत अलग है दोनों में। Even today, there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki. अभी भी हमारे देश में ऐसे कई स्कूल हैं जहाँ पर वाल्मीकि जैसे जो दलित बच्चे हैं वो पढ़ते हैं और उनके संग ऐसा असमान व्यवहार किया जाता है। ठीक है, उनके संग भेदभाव किया जाता है और उन्हें अनइक्वली ट्रीट करते हैं। These children are forced into unequal situations in which their dignity is not respected. अब इन बच्चों को एक जो अनइक्वल सिचुएशन होती है, जो असमान व्यवहार होता है उनके साथ, उनको ऐसी सिचुएशन में ढकेला जाता है जिससे कि उनकी डिग्निटी, उनके गरिमा को, उनके मन को ठेस पहुंचती है। ठीक है, वो डिसरिस्पेक्टफुल फील करते हैं। ठीक है। This is because people refuse to think of them as equal even though the law requires it. अब ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लोग हैं, जैसे जो अमीर हो गए या जिनका काम अच्छा है ना,
जो ऊंचे तबके के हो गए, वो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि जो गरीब हैं, जो छोटे लोग हैं, वो उनको समान मानने को, उनको इक्वल मानने को रेडी ही नहीं है। ठीक है। वन ऑफ द मेन रीजंस फॉर दिस इज दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली। अब इसका मेन रीजन क्या है कि जो लोगों के एटीट्यूड्स हैं, है ना, जो उनके उनका जो नजरिया है वो धीरे धीरे चेंज होता है। अब सब कुछ एकदम से नहीं बदल जाता है ना। अब लोगों के सोचने का जो तरीका है, जो उनका नजरिया है, वो धीरे धीरे ही बदलता है। इवन दो persons आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ। अब लोगों को मालूम है कि दूसरे लोगों के साथ भेदभाव करना, असमानता के उस पे, है ना, असमानता से भेदभाव करना वो कानूनन अपराध है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, डिसेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेटस एंड बिकॉज दे आर वुमेन। लेकिन उसके बावजूद भी, उन्हें पता होने के बावजूद भी, वो लोगों के साथ उनकी जाति, धर्म, उनकी डिसेबिलिटी यानी अपंगता, है ना, और उनकी इकोनॉमिक स्टेटस, और वो एक महिला है ना, एक औरत है, इस वजह से उनके संग भेदभाव अभी भी कर रहे हैं। इट इज ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज इन्फेरियर। और इस चीज को ओवरकम कब किया जा सकता है, खत्म, मतलब धीरे धीरे कब किया जा सकता है, जब वो इस चीज को समझे कि जो दूसरे लोग हैं वो किसी से कम नहीं है, सब समान है। जब तक वो समान नहीं समझेंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी होती रहेगी। एंड दैट एवरी पर्सन डिजर्व्स टू बी ट्रीटेड विद डिग्निटी। और जो हर एक व्यक्ति है वो डिजर्व करता है समान अधिकार का। ठीक है। दैट प्रेजेंट एटीट्यूड्स कैन चेंज। और यही जो एटीट्यूड है, जो यही व्यवहार है, वो इस चीज को चेंज कर सकता है। एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज अ कंटिन्यूअस स्ट्रगल। अब जो हमारी डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसमें इक्वालिटी को लाना, ठीक है, पूरी तरीके से, वो क्या है, एक स्ट्रगल है, यानी कि एक बहुत बड़ा संघर्ष है। एंड वन इन विच इंडिविजुअल्स एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू। अब इस स्ट्रगल के, इस संघर्ष में सिर्फ सरकार ही नहीं, बल्कि जो हर एक व्यक्ति है, हर एक इंडिविजुअल जो है, और हर समुदाय के लोग, कम्युनिटीज मीन समुदाय, यानी चाहे वो मोमडन्स हो, है ना, या फिर हिंदू हो, या फिर सिख हो, किसी भी कम्युनिटी के हो, उनको अपना योगदान देना पड़ेगा, है ना, तभी हम इस चीज से, इनइक्वालिटी को खत्म कर पाएंगे। राइट। अब इस बारे में आप अपनी किताब में आगे और पढ़ोगे। नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको आपकी बुक में एक यहाँ पे वो दे रखी है, बी आर अम्बेडकर की फोटो। राइट। उसके नीचे यहाँ पे कुछ लिखा है। बी आर अम्बेडकर ने, जो कि एज यू नो वो भी दलित ही थे। राइट। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, इट इज डिसग्रेसफुल टू लिव एट द कॉस्ट ऑफ वन सेल्फ रिस्पेक्ट। वो कहते हैं कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, यानी अपने आत्मसम्मान के बिना जीना, जीवन जीना, वो क्या है, डिसग्रेसफुल है, बहुत ही निराशाजनक है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज द मोस्ट वाइटल फैक्टर इन लाइफ। क्योंकि हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में जो सेल्फ रिस्पेक्ट है हमारी, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट इट मैन इज अ सिफर। और उसके बिना जो मनुष्य है वो क्या है, जीरो, यानी शून्य है, कुछ भी नहीं है, खाली है उसके बिना। टू लिव वर्थीली विद सेल्फ रिस्पेक्ट, वन हैज टू ओवरकम डिफिकल्टीज। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जीवन जीना और कठिनाइयों का सामना करना, ठीक है, साहस से, ये उसका क्या है, संघर्ष है। इट इज आउट ऑफ हार्ड एंड सीजर स्ट्रगल अलोन दैट वन डिराइव्स स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस एंड रिकॉग्निशन। अब मनुष्य जो है वो अपने हार्डवर्क से, अपनी कॉन्टिन्यूस स्ट्रगल, यानी अपने निरंतर संघर्ष से ही मनुष्य अपने बल को, अपने विश्वास को, है ना, और अपनी मान्यता को, अपनी स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस और रिकॉग्निशन को मतलब पा सकता है। ठीक है। मैन इज मॉर्टल। अब मैं, वो कहते हैं कि जो मैन है वो मॉर्टल है, यानी कि
जो मनुष्य है वो नश्वर है, मतलब मनुष्य खत्म हो जाएगा एक ना एक दिन, है ना। ऐसा तो नहीं है कि वो अमर ही रहेगा, कभी मरेगा ही नहीं, है ना। एवरीवन हैज टू डाई समडे और द अदर, हर इंसान को एक दिन मरना है, या तो आज या फिर कल। बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडियल्स ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इन बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ। अब हर इंसान को ये संकल्प लेना चाहिए, ये एक मोटिव लेना चाहिए, एक एम बनाना चाहिए कि वो अपने जीवन में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिएगा, है ना। और मतलब उसको अपने आप को वो अच्छे कामों में लगाएगा। नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर अ ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवॉइड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। वो कहते हैं कि किसी भी एक साहसी एक सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मानी मनुष्य के लिए, मतलब एक साहसी मनुष्य के लिए अपने आत्मसम्मान के बिना जीना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के बिना जीना, उससे ज्यादा खराब और लाइफ में कुछ नहीं है। ठीक है। नाउ बच्चों, आपका नेक्स्ट टॉपिक है इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज। अब बच्चों यहाँ पे अदर डेमोक्रेसीज यानी कि जो और दूसरे लोकतंत्रीय देश हैं उसमें इक्वालिटी को लेकर के जो मुद्दे थे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। ठीक है। You are probably wondering whether India is the only democratic country in which there is equality and where the struggle for equality continues to exist. अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ इंडिया में भारत जैसे लोकतंत्र देश में ही असमानता का व्यवहार होता है, और जहां पर इंडिया में इक्वालिटी के लिए संघर्ष चल रहा है ना, स्ट्रगल चल रहा है अभी भी, आप ये सोचते होंगे। द ट्रूथ इज दैट इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इशू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी की इशू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल। मतलब लेकिन ऐसा नहीं है, ये गलत लगता है आपको, क्योंकि हमारे मतलब कि जो वर्ल्ड है, जो दुनिया है, उसमें जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जितने भी लोकतंत्रीय देश हैं, वहां पर अभी भी इक्वालिटी को लेकर के स्ट्रगल चल रही है। ठीक है। समानता के अधिकार को लेकर संघर्ष चल रहा है अभी भी। सो फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बताया गया है कि इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन whose ancestors were the slaves। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसे कहते हैं बच्चों, जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका। अब बच्चों जो संयुक्त राज्य अमेरिका में जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, जो उनके अफ्रीकन अमेरिकन के जो पूर्वज एंसेस्टर्स यानी कि उनके जो पूर्वज थे, है ना, पहले के जो लोग थे उनके दादा परदादा, उस तरीके से बताया गया है कि उनके जो पूर्वज थे वो क्या थे, गुलाम थे उनके, मतलब यूएस अमेरिका के गुलाम थे। हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, जिनको अफ्रीका से लाया गया था। कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे एज लार्जली अनइक्वल, और वो लोग खुद को अभी भी क्या बताते हैं, अनइक्वल बताते हैं, यानी कि असमान बताते हैं वो अभी भी खुद को। ठीक है। This despite the fact that there was a movement in the late 1950s to push for equal rights for African Americans। जबकि 1950 यानी 1950 के एंड में, ठीक है, 1950s के एंड में, के अंतिम दशक में उन अफ्रीकन अमेरिकन के समान अधिकार दिलाने के लिए उनको क्या हुआ था, आंदोलन हुआ था, है ना, प्रोटेस्ट किया गया था। ठीक है, उनको समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन किए गए थे। प्रियर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली unequally in the United States and denied equality through law। अब इस आंदोलन से पहले उन लोगों के साथ, जो अफ्रीकन अमेरिकन के जो लोग थे, उनके साथ बहुत ही ज्यादा
अनइक्वली बिहेवियर किया जाता था, बहुत ही असमान व्यवहार किया जाता था उनके साथ। किसके द्वारा? यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। जबकि बल्कि वहाँ की जो लॉ था, वहाँ का जो कानून था, वो भी उन्हें अनइक्वल मानता था, उन्हें समान नहीं मानता था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अब उनको कैसे इक्वल नहीं माना जाता था, उसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस दे आइदर हैड टू सिट एट द बैक of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit। मतलब कि अगर सपोज मान लो बस में ट्रेवल कर रहे हैं, है ना, तो जैसे अब जो अफ्रीकन अमेरिकन थे ना बच्चों, वो एक तो थोड़े ना डार्क कॉम्प्लेक्शन के थे। ठीक है। मतलब थोड़े से उनका काला रंग था, तो इस वजह से उनके संग वो भेदभाव किया जाता था। और बस में अगर वो ट्रैवल कर रहे होते थे तो उनको बस में या तो पीछे की साइड बिठाया जाता था। और अगर वो सीट पे बैठे भी होते थे तो अगर कोई वाइट पर्सन, यानी कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका का कोई आदमी, है ना, कोई वाइट पर्सन यानी श्वेत आदमी जिसे हम कहते हैं शक्ल से गोरा, वो अगर कोई बस में आ जाता था तो उसको सीट से उठना पड़ता था उसको सीट देने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है। रोजा पार्क्स 1913 टू 2005 was an African American woman। अब बच्चों यहाँ पर इस इमेज में आप देख सकते हो, ये है रोजा पार्क्स। ये कौन थी? एक अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन थी। ठीक है। टायर्ड फ्रॉम अ लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव up her seat on a bus to a white man on 1st December 1955। अब रोजा पार्क्स जो थी उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था, और ये इंसिडेंट हुआ था 1 दिसंबर 1955 को। क्या हुआ था कि वो अपने काम से थक करके बस में बैठी थी, घर जा रही थी। तो वो सीट पे बैठी हुई थी, तो उन्होंने अपनी सीट को देने से एक गोरे आदमी को मना कर दिया। ठीक है। एक गोरे आदमी को उन्होंने सीट देने से मना कर दिया था क्योंकि वो थकी हुई थी। Her refusal that day started a huge agitation against the unequal ways in which African Americans were treated and which came to be known as the civil rights movement। अब जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके इनकार की वजह से अफ्रीकन अमेरिकन के साथ असमानता को लेकर, इनइक्वालिटी को लेकर क्या शुरू हुआ? आंदोलन शुरू हो गया, जो क्या कहलाया गया? सिविल राइट्स मूवमेंट। और वो आंदोलन कहलाया गया सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल मीन्स नागरिक, और राइट्स मीन्स अधिकार, मूवमेंट आंदोलन। ठीक है। जो कहलाया गया नागरिक अधिकार आंदोलन, जिसे कहते हैं सिविल राइट्स मूवमेंट। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, national origin। अब 1964 में नागरिक के अधिकार नियम, मतलब जो ये एक्ट चला था सिविल राइट का, उसके अकॉर्डिंग लोगों के साथ उनकी रेस यानी कि उनकी नस्ल, उनके धर्म और उनके राष्ट्रीय मूल को लेकर के भेदभाव को खत्म कर दिया गया पूरी तरह से। इट ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन। और उसके अंदर, उस एक्ट के अंतर्गत ये भी शामिल किया गया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन के जो बच्चे हैं वो उन्हीं स्कूलों में पढ़ने, उनके लिए भी उन स्कूलों के दरवाजे खोले जाए जहां पर जो गोरे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम। और उन बच्चों को, यानी जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं, जो मतलब काले बच्चे हैं, उनको उन स्कूलों में जाने की जरूरत नहीं है जो स्पेशली उन्हीं के लिए ही खोले गए थे। अब बच्चों क्या होता था पहले, गोरे और काले का भेदभाव किया जाता था। ठीक है। वहां पर जो आप ये स्टोरी पढ़ रहे हो ये उसी से रिलेटेड है। अब जो गोरों के बच्चे थे वो अलग स्कूल में पढ़ते थे,
और जो कालों के जो अफ्रीकन्स थे वो अलग स्कूल में पढ़ते थे, तो उनके संग इसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इस एक्ट के अंदर, सिविल राइट एक्ट के अंदर इस चीज को भी शामिल किया गया कि जो बच्चे हैं सभी वो एक ही स्कूल में पढ़ें। However, despite this, a majority of African Americans continue to be among the poorest in the country. अब इतना कुछ होने के बावजूद भी इस एक्ट के बाद कई ऐसे लोग हैं, अफ्रीकन अमेरिकन ऐसी बहुत संख्या में है जो अभी भी क्या है, गरीब है। Most African American children can only afford to attend government schools that have fewer facilities. और इस वजह से क्या होता है, इतने गरीब अभी भी होने के बावजूद भी उनके जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं, जहाँ पर फैसिलिटीज बहुत कम है। एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स एज कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट्स, और वहाँ पर क्या है, जो टीचर्स हैं वो अच्छे पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, as compared to white students who either go to private schools or live in areas where government schools are as highly rated as private schools। बजाय के, और जो गोरे अमेरिकन जो हैं उनके जो बच्चे हैं वो या तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं या फिर वो गवर्नमेंट स्कूल में भी अगर पढ़ते हैं तो वो ऐसे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, ठीक है, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। और मतलब कि जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं बिल्कुल उसी तरीके से वो गवर्नमेंट स्कूल है जिनमें वो गोरों के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जो पुअर अफ्रीकन अमेरिकन के बच्चे हैं वो अभी भी ऐसे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर है जहाँ पर टीचर्स भी इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो उन्हें इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं दे पाते और वहाँ पर इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज नहीं है, ठीक है। नाउ एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब बच्चों हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा भारत का संविधान है, उसमें आर्टिकल 15 में क्या क्या चीजें, क्या क्या मतलब नियम बनाए गए हैं वो हम देखेंगे। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसमें किसी भी तरीके के भेदभाव को निषेध किया गया है, मतलब धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, उसके जन्म लेने के स्थान पे, हर चीज को, हर किसी चीज के भेदभाव को खत्म किया गया है। जैसे किसमें, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। किसी भी स्टेट को ये अधिकार नहीं है, किसी भी राज्य को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी भी नागरिक के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव करे, ठीक है। No citizens shall on ground only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to। अब किसी भी सिटीजन को, जो भी देश का नागरिक है, उसके साथ इन चीजों के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, उनके संग कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिएबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी नहीं करी जाएगी। किसमें, एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। मतलब जो जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, है ना, जितने भी सार्वजनिक स्थान है, जो पब्लिक प्लेसेस हैं, दुकानें हैं, बाजार हैं, होटल्स हैं, और जो पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं, वहां पर लोगों को जाने से नहीं रोका जाएगा, वो उनके लिए ओपन रहेंगे, ठीक है, खुले रहेंगे, और कोई भी उनको वहां पर जाने से रोक नहीं सकता। द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन wholly or partially out of state funds or dedicated to the use of the general public। अब जितने भी वेल्स हैं, यानी जितने भी कुएं हैं, है ना, तालाब हैं, जितने भी नहाने के घाट से जो बनाए गए हैं, वो सड़कें, और कितने भी जितने भी पब्लिक रिजॉर्ट्स हैं, वो सब जनता के लिए है ना, आम नागरिक के लिए बनाए गए हैं, और उनको यूज करने से
उनको इस्तेमाल करने से कोई उन्हें रोक नहीं सकता। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 में ये अधिकार, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार हमें दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या है? ठीक है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। अब बच्चों, जैसे कि आपने पूरी चैप्टर में पढ़ा कि डेमोक्रेसी यानी जो लोकतंत्र है वो देश में होने के मतलब जो हमारा देश है वो लोकतंत्र जैसा देश होने के बावजूद भी हम उसको पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं कह सकते, है ना। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि पूरे वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को पूरी तरीके से लोकतंत्र कहना, है ना, सही नहीं है। There are always communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on existing as well as new issues. अब जो भी मुद्दे हैं असमानता को लेकर, जो भी इनइक्वालिटी हम फेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में, है ना, वो आपने यहाँ पे पढ़ी स्टोरीज के थ्रू भी और वैसे भी। तो उन हर एक इंडिविजुअल को अपने मतलब ये कोशिश करते रहना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए कि वो इनइक्वालिटी को खत्म कर सके। ठीक है, फिर चाहे वो धीरे धीरे ही सही। अब इनइक्वालिटी जो देश में है, लोकतंत्र जैसे देश में, तो ऐसे मुद्दे असमानता के कई आते रहेंगे और लोगों को वो उठाते रहने हैं। ठीक है, उसका संघर्ष उनको जारी रखना है। Central to this is the struggle for the recognition of all persons as equal and for their dignity to be maintained, ताकि उनके संघर्ष से जो लोग हैं वो उनको समानता और उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट किया जाए। In this book, you will read about how this issue of equality affects various aspects of our daily lives in democratic India. लोकतंत्र लोकतंत्र देश में, लोकतंत्रीय देश में कैसे इक्वालिटी के जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं हमारे डेली लाइफ्स में, उसको आप इस बुक में पढ़ोगे। ठीक है, as you read these chapters, think about whether the equality of all persons and their being able to maintain their dignity is upheld. अब आपको ये सोचना है इन चैप्टर्स को पढ़ के कि क्या एक्चुअल में सभी लोगों को इक्वालिटी, ठीक है, एक डेमोक्रेसी देश में, एक डेमोक्रेसी कंट्री में होने के बावजूद क्या लोगों को इक्वालिटी मिलती है पूरी तरीके से या नहीं। ठीक है, उनकी डिग्निटी बनी रहती है या फिर नहीं। ठीक है, ओके बच्चों, आपका चैप्टर फिनिश हो गया है एंड यहाँ पर आपको ग्लॉसरी में एक रिमाइंड के लिए आपको यहाँ पे वो दिया गया है, जैसे आपने के लेसन में पूरे में क्या क्या पढ़ा है। जैसे आपने यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बारे में पढ़ा, है ना, कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं, उसका मतलब क्या है। अब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी आपने पढ़ा कि जिसमें हर एक एडल्ट को, ठीक है, हर एक व्यक्ति को जो 18 साल का है या 18 से ऊपर का है, ठीक है, 18 और 18 प्लस जो सिटीजन्स हैं उनको वोट देने का अधिकार है। ठीक है, और उनके संग किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर आपने पढ़ा डिग्निटी के बारे में, है ना, जो लोगों की गरिमा है उसके बारे में आपने पढ़ा। डिग्निटी मीन्स ये क्या रेफर करती है, टू थिंकिंग ऑफ वन सेल्फ, खुद के बारे में सोचना, एंड अदर पर्सन एज वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट। ठीक है, मतलब अपने खुद की गरिमा के बारे में सोचना और लोग उसकी रिस्पेक्ट करें। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपने पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, जो कि एक डॉक्यूमेंट है ना, एक कार्य प्रणाली है जिसमें कि जो जनता है और लोग हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं और उसी के बेसिस पे ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर पीपल, जो बेसिक रूल्स और रेगुलेशंस दिए गए हैं लोगों के लिए और सरकार के लिए कि वो उसको फॉलो करें। आपने सिविल राइट्स मूवमेंट के बारे में पढ़ा, है ना, नागरिक अधिकार आंदोलन के बारे में जो कि 1950s में शुरू हुआ था यूएसए में।
जिसमें कि अफ्रीकन अमेरिकन पीपल डिमांडेड इक्वल राइट, जिसमें अफ्रीकन अमेरिकन जो थे उन्होंने डिमांड किया था समानता के लिए, ठीक है, एंड टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, और जो रंग भेदभाव है, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके भेदभाव को खत्म करने के लिए उसमें कहा गया था, ठीक है। Okay, so now kids, this is the end of the lesson. Hope you understand each and everything. Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.